मैं प्रवीण त्यागी, न्यूज़ भारत लाइव 24/7 से अपने कैमरामैन आदित्य के साथ आज हमारी उपस्थिति है हरियंत आर्डन सोसाइटी में। और हमारे साथ आज AOA के अध्यक्ष श्री निशित चतुर्वेदी जी, लोकेश त्यागी जी सचिव, प्रियंका जैन जी, हरेंद्र कुमार जी और राकेश कुमार पोस जी हमारे साथ उपस्थित हैं। और ये ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एक सर्वोत्तम सोसाइटी में गिनी जाती है और यहाँ पर जो है बिल्डर से AOA द्वारा पूर्ण रूप से अधिग्रहण इसका कर लिया गया है। तो मैं सचिव साहब से और अध्यक्ष जी से निवेदन करूँगा कि वो सोसाइटी के बारे में क्या आपने बिल्डर से सोसाइटी को हैंडओवर लेने के बाद क्या चेंजेस किए हैं, क्या चेंजेस आए हैं जिससे निवासियों को बिल्डर के रहते क्या परेशानी थी और आपके आने के बाद क्या उनको फ़ायदा पहुंचा है, इस बारे में मैं बात करना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं अध्यक्ष जी पूछना चाहूँगा कि जो मेंटेनेंस चार्ज की जो एक बहुत बड़ी समस्या बिल्डर और ग्रेटर नोएडा वेस्ट की सभी सोसाइटियों में आजकल देखने में आ रही है कि सभी सोसाइटियों में मेंटेनेंस चार्ज को लेके बहुत आपस में एक तनाव रहता है, तो उसमें आपने क्या चेंजेस किए हैं? सर, हमें ये टेक ओवर लिए हुए काफ़ी समय हो गया। 2018 में हमारा बोर्ड बना था और 2019 की जनवरी में हमने टेक ओवर किया था। तो टेक ओवर के बाद हमारा पहला ध्येय यही था कि जो भी एडिशनल चार्जेस हम रेसिडेंट्स को लग रहे थे अब तक, हमारे मेंटेनेंस लेने के बाद वो कम हो जाएं। तो हमने सबसे पहले तो जो यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्जेस थे, क्लब का एक चार्ज था 750 प्लस GST, वो करीब 1000 रुपये पड़ता था। 99 प्लस GST पड़ता था, हमारा एक फिक्स केबल चार्जेस होता था। वो चार्जेस हमने नील कर दिए, ज़ीरो कर दिए। हमें लगा कि उस समय उनकी आवश्यकता नहीं है। प्लस हमने जो यहाँ पर फिक्स चार्जेस थे वो भी उस एक ज़माने में सबसे कम थे हमारी सोसाइटी में। हमने EB के और DG के फिक्स चार्जेस 50% डाउन कर दिए। बेंडिंग चार्जेस होता था 40 रुपये प्रति माह में, वो भी हमने ज़ीरो कर दिया था। तो हमने फ्लैट एक हमारा रेट रखा था मेंटेनेंस का 2 रुपये 10 पैसे, और उसी अमाउंट से हम अब तक मेंटेन करते आए पिछले कुछ सालों तक। अभी 2 साल पहले ही हमने कुछ एक नॉमिनल सी बढ़ोतरी मेंटेनेंस चार्ज में की, क्योंकि जब हमने मेंटेनेंस टेक ओवर किया उसके बाद हमने लगभग शुरुआत से ही हमने करीब 1000 रुपये की राहत हर रेसिडेंट को दी थी। 1000 रुपये महीने से ज़्यादा की राहत हमने दे दी थी। और सुविधाओं में बढ़ोतरी जिससे हमें करना था, बिल्डर ने जितने हमें CCTV दिए थे, आज के अगर आप देखें पिछले परिप्रेक्ष्य में, तो करीब हम 300-400 CCTV इस समय बढ़ा चुके हैं बेसमेंट में, स्टिल्ट पार्किंग में। सुविधाओं में बढ़ोतरी हुई है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई चीज़ हो। कूलर्स हमारे यहाँ पर आप देखेंगे जगह जगह पर जनता की सुविधा के लिए लगाए गए हैं। हमारे ब्रेकर्स वगैरह को रीप्रोविजन किए हैं। हमने कई सारे रिपेयर वर्क किए हैं। अगर आपने अगर नज़र लगाई हो यहाँ पर पूरे एरिया में हमारी सोसाइटी पहली है जिसमें हमने अपनी सोसाइटी का रीपेंट कराया है। हालांकि उसका हमने चार्जेस बहुत ही अच्छा निगोशिएट करके और रेसिडेंट से चार्ज लिया है, लेकिन उस सारे कामों को हमारी नज़र रहती है कि हम क्या बेहतर इस सोसाइटी में कर सकते हैं। अगला ग्रेटर नोएडा वेस्ट की और बल्कि NCR की पहली सोसाइटी होने वाली है जहाँ पर 500 किलोवाट का सोलर प्रोजेक्ट हम लोग लेकर आने वाले हैं, और इसकी लगभग हम अंतिम चरण में पहुँच चुके हैं। तो ये हमारी योजना है ताकि जितना हो सके हम सोसाइटी के लिए अच्छा कर सकें और आगे भी करते रहें। अध्यक्ष जी, जो फाइनेंशियल रिपोर्ट वगैरह जो साल में जाती है, बहुत सारी सोसाइटियों में ये रहता है कि फाइनेंशियल रिपोर्ट जो बिल्डर होता है वो कभी नहीं निवासियों को बताता कि भाई मैं जो मेंटेनेंस चार्ज ले रहा हूँ उसको खर्चा कहाँ कहाँ हो रहा है। क्या वो पारदर्शिता आपकी सोसाइटी में है? पूरी तरह पारदर्शिता है। हमारे यहाँ पर प्रॉपर प्रेजेंटेशन के फॉर्म में हम जनरल बॉडी मीटिंग बुलाते हैं, उसमें हम पूरे एक्सपेंसेस का ब्यौरा देते हैं, पूरी PPT बनाकर कि हमारा इतना कलेक्शन हुआ, इतना एक्सपेंस हुआ। हम एडिशनल जो इनकम्स हम लोग जनरेट करते हैं कैनोपी के माध्यम से, स्टॉल्स के माध्यम से, उन जो भी एडिशनल इनकम जनरेट हुई हमने उससे क्या किया, एक जो भी खर्च है आय का और हमारी जो भी खर्चे हैं उनका हिसाब हम जनता के साथ साझा करते हैं, और उसको माईगेट के थ्रू, ईमेल के थ्रू और व्हाट्सएप के थ्रू हम सारी सोसाइटी में उसे शेयर भी करते हैं। सोसाइटी के पास कितने रिजर्व फंड होंगे? अभी लगभग हमारे पास 4 करोड़ के लगभग हमारा जो है वो FD में है, जो भी हमारे पास IFMS और बाकी अमाउंट्स आए थे। और अभी जो सिंकिंग फंड है, हमने IFMS तो लगभग पूरा बिल्डर से ले लिया है। सिंकिंग फंड हमारा करीब अभी 30 लाख रुपए रिकवर हुआ है और बाकी रिकवर होना बाकी है। तो सर्विस के आपके यहाँ स्टैंडर्ड्स क्या क्या हैं, जैसे लिफ्ट का हुआ, सिक्योरिटी का हुआ, या और अन्य जो है जो आपने कोई स्टैंडर्ड बनाया होगा कि भाई इस कंपनी को, इस स्टैंडर्ड की लेवल की कंपनी को हम अपने यहाँ सर्विसेज के लिए रखेंगे?
सर हमारे यहाँ पर जो जैसे हम सिक्योरिटी की अगर बात करें तो सिक्योरिटी की हमने एजेंसी हायर करने के लिए टेंडर प्रोसेस में गए और उसके बाद हमने कई जगह ओरिजिनली हमने साइट पर विजिट करके देखा कि कहाँ पर कैसा कार्य सिक्योरिटी एजेंसीज कर रही हैं और काफ़ी एनालिसिस के बाद हमने एक कंपनी जो पेंजर सर्विस डिवीज़न है इसको हमने यहाँ पर डिप्लॉय किया था। अगर आप बाहर भी किसी से फीडबैक लेते हैं, आपने खुद ने भी आज अनुभव किया होगा, सोसाइटी की जो सिक्योरिटी है वो आसपास के पूरे एरिया में बेस्ट है। और जैसे अगर आप मेंटेनेंस को लेकर भी देखें तो मेंटेनेंस कंपनी के लिए भी हम सारे मानकों को कि उनकी क्या योग्यताएं हैं, किस तरीके से वो कार्य करते आए हैं, उनका कार्य करने का तरीका क्या है, उसको लेकर हमने कंपनीज़ को यहाँ पे हायर किया है और उनकी रेगुलर मॉनिटरिंग पूरी हमारी जो बोर्ड की टीम है, जितने लोग आपके सामने बैठे हुए हैं और भी लोग जो नहीं हैं, हम लोग रेगुलरली मॉनिटर करते हैं कि कहीं पर अगर कोई भी सिक्योरिटी लैप्स की अगर सूचना मिलती है कि कुछ ऐसा इंसिडेंट है कि हो सकता था लेकिन सिक्योरिटी ने टाल दिया, तो आगे से और अच्छा कैसे किया जाए, ये हम लोग पूरी कोशिश करते हैं। एमिनिटीज़ आपकी सोसाइटी में क्या क्या है निवासियों के लिए? हमारी सोसाइटी में एक इंटीग्रेटेड क्लब है जिसमें आपके पास जिम है, स्नूकर है, पूल है, फुटबॉल्स हैं, टेबल टेनिस है, चेस वगैरह की बच्चों के खेलने की सुविधा है, किड्स एरिया है, नीचे सोसाइटी में स्विमिंग पूल है। अगर आप चारों तरफ देखें तो कहीं पर बास्केटबॉल कोर्ट है, बैडमिंटन कोर्ट है, ओपन जिम है। तो बच्चों के लिए, प्लेयर्स के लिए हमारे यहाँ पर जो सुविधाएं हैं वो सारी मौजूद हैं। वेस्ट मैनेजमेंट, पानी का जो वाटर का वेस्ट मैनेजमेंट है, अभी पिछले कुछ दिनों अथॉरिटी ने बहुत सारे जो जुर्माने यहाँ पर सोसाइटियों पर लगाए हैं, तो वेस्ट जो वाटर मैनेजमेंट है उसके लिए आपने क्या किया हुआ है? हमने हमारे यहाँ पर एसटीपी है अभी जो फुली फंक्शनल है। हम लोग एसटीपी का जो भी पानी, जितना भी पानी एसटीपी से जनरेट हो रहा है ट्रीटेड वाटर, वही हम लोग ऊपर सप्लाई में दे रहे हैं। फ्लशिंग टैंक में हमारा 100% एसटीपी वाटर जा रहा है। इसके अलावा जो इतना अलाउड लेवल है ट्रीट करने के बाद वाटर को आप बाहर डाल सकते हैं एज़ पर द अथॉरिटी लेटर, वो हम पूरा फॉलो करते हैं। हालांकि कभी ऐसा होता है कि अगर कुछ प्रॉब्लम्स आई है एसटीपी में तो उसका तुरंत निराकरण कर दिया जाता है। अभी कोई एओए के और बिल्डर के इशू हैं? नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं है। कुछ बीच में हमारा ऐसा हुआ है कि हमारा जैसे आईएफएमएस का पैसा था, वो भी हमारा जो बिल्डर हैं हमने उनसे वो जो पूरा पैसा रिकवर किया और ब्याज से तो उन्होंने हमें उसका किस्त बांध कर पैसा पूरा दिया है। तो ऐसे कोई डिस्प्यूट बिल्डर और ये के बीच में फ़िलहाल तो नहीं है। आपकी टेनेंट पॉलिसी? टेनेंट पॉलिसी में हमारा फुल पुलिस वेरिफिकेशन और टेनेंट का बैकग्राउंड हम लोग चेक करते हैं। वेरिफिकेशन के बाद जब टेनेंट शिफ्ट करते हैं तो हमारे बोर्ड के सदस्य बैठकर उनका एक वर्बल इंटरव्यू लेते हैं कि आप इससे पहले कहाँ थे, बैकग्राउंड चेक करते हैं, कहीं कुछ डाउटफुल है, अलर्ट होना है या फिर सब कुछ सही है, तो प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद ही हम लोग यहाँ पर टेनेंट्स को अलाउ करते हैं। जो रेजिडेंट हैं उनकी ग्रीवेंस, जो शिकायतें कुछ होती हैं, उसके निवारण के लिए आप तुरंत में क्या कार्रवाई करते हैं? रेसिडेंट्स जनरली माईगेट के माध्यम से या हेल्प डेस्क के माध्यम से अपनी कंप्लेंट साझा करते हैं और उस पर हमारी मेंटेनेंस टीम एक्शन लेती है। लेकिन अगर कोई एस्केलेशंस होता है तो लोग अगर व्हाट्सएप ग्रुप में या हमें डायरेक्टली कॉल करके भी बोलते हैं तो उस पर त्वरित कार्रवाई होती है। और इसके लिए हमारे जो सचिव साहब हैं लोकेश त्यागी जी, ये भी आपसे एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास जो हम लोगों के पास सारे बोर्ड मेंबर्स के साथ कभी भी किसी भी समय अगर कोई एस्केलेशन है तो आता है, उसका त्वरित हम लोग मेंटेनेंस टीम के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। सचिव जी, विजिटर पॉलिसीज़ की क्या है अपने यहाँ? विजिटर पॉलिसी जो भी हमारे यहाँ पर सोसाइटी में आता है, जैसे अभी आप आए तो उसका एक प्रोसेस है, आता है माईगेट पे एंट्री होती है। माईगेट पे एंट्री होने के बाद जो ओनर हैं या टेनेंट हैं वो सब उसको अप्रूव करते हैं। अगर वो अप्रूव नहीं करते हैं तो इंटरकॉम पर फ़ोन किया जाता है, तब वो अंदर उसकी एंट्री होती है। तो हमारे यहाँ पर 3 सिक्योरिटी हैं, एक तो गेट हो गया, माई गेट हो गया, उसके बाद टावर गार्ड। 3 जगह से चेकिंग होती है, 3 जगह चेकिंग में उसके बाद वो अंदर फ्लैट में जाता है। तो आपकी फायर मैनेजमेंट, फायर के लिए कोई इमरजेंसी अगर सोसाइटी में बन जाए तो उसके लिए, या कोई जो हैंडीकैप्ड लोग होते हैं उनके लिए कोई व्हील चेयर वगैरह के अरेंजमेंट्स हैं प्रॉपर? हाँ जी, व्हील चेयर वगैरह सब कुछ है। एक हमारा फायर ऑफिसर भी यहाँ पर रहता है। तीनों शिफ्ट के अंदर एक एक लड़का फायर का रहता है और महीने में एक बार फायर की ट्रेनिंग भी होती है, जिसके अंदर सिक्योरिटी गार्ड, सोसाइटी के निवासी, हम खुद भी वहाँ पर जाते हैं और उसको देखते हैं कि किस तरीके से हम आगे बचाव कर सकते हैं। हमारी सोसाइटी में 1-2 बार कुछ छोटी मोटी दुर्घटनाएं हुए हैं जो कि हमारी ही टीम ने उसको स्वतः ही मतलब काबू में कर लिया। हमें कभी आज तक फायर की पुलिस की ज़रूरत नहीं पड़ी और हम कोशिश यही करते हैं कि दिन ब दिन हम उसके अंदर सुधार करें।
ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर 1 में आजकल जाम की बहुत समस्या है। उसके लिए आप कोई ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी या प्रशासन से या ग्रेटर नोएडा के विकास के लिए, सेक्टर 1 के विकास के लिए, जाम से निजात पाने के लिए क्या आप यहाँ चाहेंगे कि हनुमान मंदिर है, यथार्थ चौक है, गौड़ चौक पे तो प्रशासन द्वारा कार्य शुरू करा दिया है, तो उसके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे, कोई डिमांड रखेंगे? चलिए, यहाँ पर जो अनाधिकृत वेंडर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, एक बार हमने कंप्लेंट की है, यहाँ से हटे भी हैं कुछ वेंडर, लेकिन अभी भी अगर आप देखा जाए तो रोड साइड लोग पार्क करके जाते हैं, अनाधिकृत वेंडर हैं दोनों तरफ, जिसकी वजह से जाम की समस्या ज़्यादा आ रही है। प्लस जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है यहाँ पर, अगर बिसरक वाला जो हनुमान मंदिर वाला गोल चक्कर है, अगर वहाँ पर प्रॉपर रेड लाइट हो जाए तो वो जो ट्रैफिक, कई बार ट्रैफिक पुलिस वहाँ खड़ी होकर मैनेज करती है, लेकिन उसके बाद भी मैनेज प्रॉपर नहीं हो पाता, क्योंकि जब तक ट्रैफिक पुलिस आती है तब तक वहाँ पर जाम लग चुका होता है। तो थोड़ा सा ट्रैफिक की व्यवस्था का सुधार हो जाए, प्लस रास्ते इस तरीके के हैं, सर्विस रोड टूटी पड़ी हुई हैं, अगर आप बाहर से सुपरटेक की तरफ से आएँ तो सर्विस रोड का बुरा हाल है। हमने ट्वीट करके अथॉरिटी से आग्रह भी किया था कि अरिहंत गार्डन के सामने भी आप देखें तो नाले वगैरह, ड्रेन लाइन पूरी चौक है, ब्लॉकेज है, बहुत गंदगी है, और इतनी गंदगी कि अभी डेंगू का सीज़न है, हो सकता है डेंगू बहुत तेज़ी से फैल भी जाए यहाँ पर। लेकिन उस पर भी संज्ञान उन्होंने लिया, उन्होंने आके उसका सफाई की ओर चले गए, लेकिन उसको प्रॉपर तरीके से अनब्लॉक करना है, उसको अच्छे से साफ करके और पूरा ड्रेन लाइन को कनेक्ट करना है, वो कनेक्टेड नहीं है। अभी भी बारिश, कुछ दिन पहले यहाँ बारिश हुई थी तो लगभग घुटने तक पानी भर गया था, लेकिन हमने यहाँ पर अंदर मैनेज कर रखा है तो हमारे बेसमेंट में पानी नहीं भरा, लेकिन अगर आप रोड पर देखें तो गाड़ियाँ के टायर डूबे हुए थे। ये अव्यवस्था इसी वजह से हुई है क्योंकि वहाँ पर ड्रेन लाइन प्रॉपर तरीके से कनेक्टेड नहीं है। क्या रेड लाइट को सही करने से जो ट्रैफिक व्यवस्था ठीक हो जाएगी, या आप किसी फ्लाईओवर की या कुछ और डिमांड रखना चाहेंगे? समाधान तो फ्लाईओवर है, या तो अंडर बाईपास बना जाए, क्योंकि अब जो जाम लगता था वो अब 4 मूर्ति पर शुरू हो गया, अभी 4 मूर्ति बन रहा है तो आगे फिर क्रॉसिंग में जाम लगना शुरू हो गया। वैसे ही यहाँ पे है, ये जैसे जैसे मतलब सुविधाएँ तो करनी पड़े, क्योंकि पब्लिक यहाँ बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है, तो यहाँ पर अंडर बाईपास या फिर फ्लाईओवर बने तभी जाम से मुक्ति मिलेगी। ये देखा गया है कि शाम को पीक आवर्स में हनुमान चौक पर बहुत ज़्यादा जाम होता है, तो उसके लिए ट्रैफिक व्यवस्था आई थिंक फ्लाईओवर बनने से ही सुचारू हो सकती है। तो आपकी जो डिमांड जो है फ्लाईओवर के लिए रहेगी या ट्रैफिक व्यवस्था के लिए रहेगी? नहीं, डिमांड तो या तो फ्लाईओवर बने या फिर अंडर बाईपास बने, क्योंकि ये चौराहा है, इसमें चारों तरफ से आदमी आते हैं, निकलने का रास्ता नहीं है, तो जाम तो लगना, जितना मर्जी आप कर लो, ट्रैफिक पुलिस वाले कितने भी खड़े हो जाए, वहाँ पे जाम की समस्या कभी सुधरेगी नहीं जब तक हम फ्लाईओवर या अंडर बाईपास ना बनाएं वहाँ पे। मैम, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, निजात तो नहीं मिल सकता, बनाना तो पड़ेगा फ्लाईओवर ही, बट रेड लाइट से फ़िलहाल के लिए मुक्ति मिल जाएगी, थोड़ा बहुत ट्रैफिक के लिए, बाकी तो उसी के लिए ही करेंगे डिमांड कि फ्लाईओवर बन जाए। सफाई वगैरह की व्यवस्था के लिए कोई आप कहना चाहेंगे? यहाँ पर जो भी सुपरवाइजर अथॉरिटी के हैं, हमारे एक आपने देखा होगा शायद ग्रेटर नोएडा वेस्ट का एक ग्रुप बना हुआ है, जिसमें अथॉरिटी के आला अधिकारी भी हैं, GM लेवल के लोग भी हैं, NPCL के भी हेड वहाँ पर हैं। तो कोई समस्या होती है जनरली वहाँ डाल दी जाती है। NPCL तो तुरंत कार्रवाई करते हैं, पोल लाइट वगैरह, लेकिन अथॉरिटी के साथ थोड़ा सा हमारी, अब इसे कंप्लेंट कह लीजिए या रिक्वेस्ट कह लीजिए, हमने सफाई के लिए कई बार डाला है मैसेज कि आप इसको ठीक कर दीजिए। ये हमेशा पूरा लाइन भर जाती है, लोग परेशान होते हैं, जाम भी लगता है इस वजह से, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई हुई नहीं है। तो अथॉरिटी से तो हम यही कहना चाहेंगे कि इस बार मानसून का सीज़न गया, लेकिन आप इस ड्रेन लाइन को अगर क्लियर नहीं करते तो अभी भी वहाँ पानी भरता है, अभी भी वहाँ लोगों की बीमार होने के चांस है। दूसरा, जो ये रूट पूरी टूट जाती है, इस रोड की क्वालिटी को थोड़ा सा, सर्विस रोड अगर आप सुपरटेक की साइड से आना चाहें इधर की तरफ, पूरा सर्विस रोड टूटा हुआ है, और सर्विस रोड की वजह से कई बार दुर्घटनाएँ हो सकती हैं। वहीं पास में देखेंगे आप, बड़ा सा नाला खुला हुआ है, 1-2 बार वहाँ गाड़ियाँ भी गिर चुकी हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, इसके लिए हमें रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। जो सुपरवाइज़र है, जिनका काम ही सुपरविजन है, अगर वो ठीक से सुपरवाइज करें तो अच्छे से इन सब चीज़ों को वो सॉल्व कर सकते हैं। न्यूज़ भारत लाइव से की तरफ से हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये जो आपका जो भी समस्याएं आपने बताई हैं उनको हम संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाएं और उनके निवारण के लिए प्रयास करेंगे। न्यूज़ भारत लाइव की तरफ से मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आपने समय दिया, धन्यवाद।